हाँ, सभी बच्चे कैसे हो? सभी बच्चों घर पे अच्छे होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। हम आशा करते हैं आप ठीक होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। तो आज कक्षा 8वीं में हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 भाषा तथा भाषा के रूप हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो भाषा बातचीत का एक साधन। भाषा के बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं और हम जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से समाज के लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। घर परिवार में अपने सगे संबंधियों के साथ, घर से बाहर दोस्तों के साथ, कक्षा में अध्यापकों के साथ, खेल के मैदान में अन्य साथियों के साथ बातचीत करने के लिए किसी न किसी भाषा को अपनाया जाता है। लोगों के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में भाषा की अहम भूमिका होती है। विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। इसका उद्देश्य भाषा कहलाता है। अब भाषा हम किसे कहते हैं? जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। क्या करता है? प्रस्तुत करता है। उसको हम भाषा कहते हैं। अब देखो, हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं? आपने कभी सोचा है कि हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं? आपके मन में कोई विचार आता है तो आप कोई बात किसी से कहना चाहते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको भूख लगती है तो माँ से खाना मांगते हैं, या छोटा भाई या बहन पर गुस्सा आता है तो उन्हें डांटकर कक्षा में जब कोई गलती हो जाती है तो टीचर से माफ़ी मांगते हैं। इसका अर्थ यही है, जब भी हमें किसी से कुछ कहना होता है तो हमारे मन में कोई विचार आता है, तब अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा कहाँ से आती है? अब ये देखो, आप प्रश्न ऐसा उठता है, आप जानते हैं कि भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। भाषा के अंतर्गत तरह तरह के वाक्यों का उच्चारण करते हैं। इन वाक्यों की रचना विभिन्न शब्दों यानी पदों से होती है। ये शब्द बनते हैं विभिन्न ध्वनियों। अब जैसे स्वर व्यंजन के सार्थक मेल से बनते हैं। अब जैसे बालू जो बन गया, हाँ, भय के नीचे हलन प्लस आ, लय के नीचे हलन प्लस ऊ, तो ये बन गया बालू। तो ये इसका यहाँ पर हमने क्या कर दिया? वर्ण विच्छेद कर दिया। अब देखो, भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। भाषा के विभिन्न ध्वनियाँ होती हैं जिनमें सार्थक मेल से शब्दों की रचना होती है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में कर सकते हैं। वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप यानी कि बातचीत में होता है। अब देखो, इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। वाक्यों का प्रयोग हम वार्तालाप यानी कि बातचीत में करते हैं। हर भाषा के अपने अपने नियम होते हैं जो उस भाषा को नियंत्रित करते हैं। भाषा का उद्देश्य होता है विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा की परिभाषा: भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। अपने कि विचारों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर दोनों प्रकार से किया जाता है। कि दोनों ही रूप क्या होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। अब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम
अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। अब है मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। यह रूप बहुत बाद में विकसित हुआ। यह भाषा का स्थायी रूप है। यह भाषा का मतलब इसमें मौखिक भाषा तो अस्थायी रूप होती है, और जबकि लिखित भाषा का स्थायी रूप होता है। मौखिक भाषा जैसे हम बोलते हैं, बोलने पर वो वहाँ से निकल जाती है, और जबकि ये लिखित भाषा के स्थायी रूप है। स्थायी रूप मतलब उसको हम लिख लेते हैं। यह रूप उच्चारित होते हुए समाप्त हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं तो उच्चारित होते हुए समाप्त हो जाता है। ये दीर्घ काल तक बना रहता है। लिखित भाषा में तो दीर्घ काल तक बना रहता है, लंबे समय तक। इसे व्यक्ति बिना प्रयास के स्वतः सीख लेता है, बिना प्रयास के सीख लेता है मौखिक भाषा में। यह प्रयास अभ्यास से ही सीखा जाता है। यह भाषा का प्रधान रूप होता है, यह भाषा का गौण रूप होता है। इस रूप की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। और इसकी आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण होते हैं ना, ये जो वर्ण होते हैं क क से लेके ग ज्ञानी तक, ये वर्ण होते हैं। अब जैसे लिपि किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों वर्णों की व्यवस्था लिपि कहते हैं। उसको हम लिपि कहते हैं। अब देखो, भाषा के विविध रूप। राष्ट्रभाषा, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह होती है जिसके माध्यम से पूरे देश के लोग अपनी अस्मिता की पहचान करते हैं। राष्ट्रभाषा देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक होती है तथा अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। अधिक से अधिक लोग उसका प्रयोग करते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा, क्योंकि यह प्रत्येक भारतवासी की अस्मिता की पहचान कराती है तथा राष्ट्र के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। मातृभाषा, बच्चे की मातृभाषा वह भाषा होती है जिसकी अस्मिता की पहचान कराती है। यह अवश्य नहीं कि बच्चा अपनी माता से जिस भाषा में सीखता है वह उसकी क्या है? मातृभाषा है। उदाहरण के लिए भोजपुरी या गढ़वाली प्रदेश में रहने वाले बच्चों की माता से भोजपुरी गढ़वाली सीखते हैं। भोजपुरी या गढ़वाली उनकी प्रथम भाषा तो हो सकती है, पर मातृभाषा नहीं। यदि बड़े होकर ये दोनों बच्चे विदेश में जाते हैं तो वहाँ कोई उनसे पूछता है तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो यह भोजपुरी या गढ़वाल नहीं बताते, बल्कि हिंदी को ही अपनी मातृभाषा बताते हैं। क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है, तो हिंदी को ही हम बताते हैं। अब देखो, संपर्क भाषा कौन सी होती है? किसी भी बहुभाषी देश में अलग अलग प्रांतों के अलग अलग भाषाएं होती हैं। वहाँ ये समस्या आती है कि एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में लोगों में जिस भाषा में संपर्क करें। उदाहरण के लिए भारत की स्थिति पर ध्यान दीजिए। बंगाल में रहने वाले व्यक्ति तमिलनाडु के व्यक्ति के से संपर्क करना चाहते हैं। किसी भाषा के संपर्क करें तो तमिल उसे नहीं आती। तमिल भाषा को बंगला नहीं आती। ऐसी स्थिति में दोनों या तो अंग्रेजी में बात करते हैं या हिंदी में। अतः अंग्रेजी तथा हिंदी भारत की संपर्क भाषाएं हैं। आज हिंदी का प्रचार प्रसार इतना अधिक बढ़ गया है कि प्रयोग के स्तर पर हिंदी का स्थान संपर्क भाषा में सबसे ऊपर है। अब राजभाषा वह भाषा है जिसमें राजकीय कामकाज में किया जाता है। राजकीय कामकाज में किया जाता है। जो राजकीय होते हैं ना, जो सरकारी दफ्तर होते हैं, सरकारी कार्यालय होते हैं, उसमें कामकाज में राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी या लिपि देवनागरी है। भारत के अनेक राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि हिंदी क्षेत्र कहलाते हैं तथा इन्हीं प्रदेशों में सरकारी कामकाज
राजभाषा हिंदी में ही किया जाता है। सरकारी जो दफ्तर होते हैं, कार्यालय होते हैं, उसमें राजभाषा में जो काम होता है वो हिंदी में ही होता है। अब व्याकरण की परिभाषा दोबारा देखो। भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन एक साथ लिखकर जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। ठीक है। वर्ण विचार, इनके अंतर्गत ध्वनि वर्ण के संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द भेद, शब्दों के विभिन्न रूप आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में पदवंश, उपवाक्य, वाक्य भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, भाषा का संबंध मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों की व्यवस्था से है। भाषा का अर्थ होता है बातचीत करना। भाषा का उद्देश्य होता है विचारों का आदान प्रदान। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप की आधार इकाई ध्वनि है, लिखित रूप की वर्ण है। ध्वनियों वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अनेक बोलियां होती हैं। हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इनकी भी अनेक बोलियां हैं। भाषा में अनेक नियम हैं जो भाषा को नियंत्रित करती है। भाषा के विविध रूप के अंतर्गत राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा की संकल्पनाएं सामने आती हैं। भाषा वह साधन है जिनके अंतर्गत नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिनके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। व्याकरण के द्वारा हम यहाँ पर शुद्ध लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इसके जो मैं प्रश्नोत्तर है PDF के द्वारा मैं भेज रहा हूँ आपको। प्रश्न तो ब्लैक यानी काले जेल पेन से प्रश्न लिखने हैं और उत्तर को ब्लू मतलब नीले जेल पेन से उत्तर को आपको लिखना है, वो भी सुंदर सुंदर लेख में। तो धन्यवाद।